जो सामान इकट्ठा करता हो, ठीक है। जैसे कि इकट्ठा करने वाले लोग इनको संग्राहक बोलते हैं। देखिए ये इकट्ठा का संग्रह करके अपना जीवन चलाते थे। देखिए ये लोग गाँव से हैं, उनको तो पता होगा कि जौ होता है और जौ हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री का यानी कि हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ताकि आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए तो आप कर लें, ठीक है। ये दोनों मीडियम में दे रखा है मैंने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपका जो मीडियम है उसमें याद कर लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट एंड व्हाट, है ना, यानी कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं और क्या क्या जान सकते हैं। इसका आंसर है बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन नो अबाउट द पास्ट, यानी कि हम इतिहास का अध्ययन करके हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। आप इस फोटो में देखिए अंकल क्या जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अंकल हैं ये जानने की कोशिश करते हैं इतिहास के बारे में। ये देखो ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम इसको पढ़ाई करके इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या जान सकते हैं हम लोग वो देखते हैं। लिखा हुआ है वेयर पीपल लिव्ड, लोग कहाँ रहते थे हम ये जान सकते हैं। व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे हम ये जान सकते हैं। और व्हाट पीपल वोर, लोग क्या पहनते थे हम ये जान सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि हम हिस्ट्री के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसको भी आप एक बार अपने आप पढ़ लेंगे। लिखा है कि वेयर डिड पीपल लिव इन द अर्ली पीरियड, यानी कि आरंभिक काल में, आरंभिक मतलब होता है शुरुआत में लोग कहाँ रहते थे। इसका आंसर है इन द अर्ली पीरियड, अर्ली मतलब होता है शुरुआत में, पीपल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, यानी कि आरंभिक काल में लोग कई लाख वर्षों तक नर्मदा नदी किनारे रहते थे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये जो है ये लोग हैं, ये नर्मदा नदी किनारे रहते हैं। कोई नदी है, ये कौन सी नदी है तो नर्मदा नदी है, उसके किनारे लोग रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि इनको ऐसे ये जो मछलियां हो गई, चाहे जो भी चीज हो गया, पानी का जो यूज होगा इनको लगता था और यहीं से पानी का अपना ले लेते थे, ठीक है। अब जहां रहते हैं वहां तो पानी चाहिए, तो ये लोग कहाँ रहते थे? नदियों के किनारे रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है तो थर्ड क्वेश्चन पे लिखा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे कौन रहता था? हु लिव्ड नियर द रिवर नर्मदा, ठीक है। इसका उत्तर क्या लिखा है? गैदरर्स लिव्ड नियर द रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे संग्राहक रहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि गैदरर मतलब क्या होता है, हिंदी में संग्राहक क्या होता है? तो संग्राहक इन्हीं को कहते हैं जो सामान इकट्ठा करता हो, ठीक है। जैसे कि इकट्ठा करने वाले लोग इनको संग्राहक बोलते हैं। देखिए ये इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, ये जो लोग हैं इकट्ठा करके और आने वाले समय में ये खाएंगे, 1-2 दिन के लिए अपना इकट्ठा कर लेते थे। देखिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो ये संग्राहक दो दीप रखा है। इकट्ठा करने वाले वो क्या इकट्ठा करते थे तो वो सब्जी इकट्ठा करते थे, फल, लकड़ी, है ना, ये लकड़ी है यहाँ पर, आदि चीजों का संग्रह करके अपना जीवन चलाते थे। देखिए ये लोग कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, इन्हें वो क्या कहते हैं? संग्राहक कहते हैं, इंग्लिश में इसको गैदरर कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन क्या है फोर्थ क्वेश्चन में कि फ्रॉम वेयर डिड गैदरर्स गेट देयर फूड, है ना, संग्राहकों को अपना भोजन कहां से मिलता था? तो इसका आंसर क्या होगा? गैदरर्स गोट देयर फूड बाय हंटिंग एंड दे कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। इसका आंसर क्या लिखा है? लिखा है संग्राहकों को अपना भोजन शिकार से मिलता था। समझ में आया? वो लोग क्या करते थे? शिकार किया करते थे, जानवरों को मारते थे और वो अपने भोजन के लिए कंदमूल क्या होता है? देखो रूट्स होती है, जड़ें, ठीक है। ये लोग जड़ें खाते थे। अब आप सोच लो कि जड़ें कौन सी जड़ खाते थे, कौन सा पेड़ खाते थे भाई? ये तो नहीं, जड़ का मतलब यहाँ पर है कि जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, वो सब जड़ में ही आते हैं। तो ये लोग खाते थे गाजर, मूली, और भी सलजम हो गया, ये सब ये उखाड़ के खाते थे। फल हो गया और अन्य वनोपज का मतलब होता है जो अन्य चीजें मिलती हैं जंगलों से, वो सभी लोग खाते रहते थे और अपना पेट भरते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम किस पे आएंगे तो 5 पर आएंगे। लिखा क्या है? वेयर द सुलेमान एंड किरथर हिल्स लोकेटेड, यानी कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियां कहाँ स्थित है? आंसर द सुलेमान एंड किरथर हिल्स आर लोकेटेड इन द मॉडर्न डे पाकिस्तान, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है गिव द नेम ऑफ क्रॉप्स विच वर ग्रोन अबाउट 8,000 ईयर्स अगो,
क्वेश्चन क्या लिखा अगला 6 में कि लगभग 8000 वर्ष पहले उगाई जाने वाली किस्मों की बताइए कौन कौन से उन्होंने फसल उगाए थे। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखाया था सुलेमान कहाँ पर पड़ता है, ये आपने अपने बुक में देखा होगा। देखिए ये कुछ ये इकट्ठा कर रहे हैं ये फल। देखिए मैं आपको दिखाया था पिछले क्वेश्चन का ये आंसर है सुलेमान कहाँ पर, देखो ये रहा सुलेमान और किरथर। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे तो सुलेमान ये रहा और किरथर, जो कि आज कहाँ पड़ता है, ये आज ये मॉडर्न डे पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था कि 8000 साल पहले वो लोग क्या उगाए थे, क्या उगाए थे वो 8000 साल पहले। तो उसका आंसर आप देखिए। ठीक है, इसका पढ़ते इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। इसका आंसर लिखा है व्हीट एंड बार्ले वर ग्रोन अबाउट 8000 ईयर्स अगो, यानी लगभग 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ उगाए जाते थे। ठीक है, मैं आपको फोटो में दिखा देता हूं कि ये कैसे दिखते हैं, कैसे गेहूं और जौ दिखते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये हमारा गेहूं है और ये जौ है। जो बच्चे गांव से हैं उनको तो पता होगा कि जौ होता है और जौ का क्या यूज होता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जौ का यूज क्या होता है। ठीक है, गेहूं को तो सबको पता है कि गेहूं का आटा बनता है, लेकिन जौ का यूज नहीं पता कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जौ का यूज क्या होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है गिव द नेम्स ऑफ प्लेस वेयर मीट एंड बार्ले ग्रू अबाउट 8000 ईयर्स अगो। तो हमें बताना है उन स्थानों के नाम। ठीक है, उन स्थानों के नाम बताइए जहां लगभग 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ की खेती होती थी। तो इसका आंसर क्या हुआ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पहले है ना गेहूं और जौ की खेती होती थी। इसका आंसर पढ़ते हैं इन सुलेमान एंड किरथर हिल्स व्हीट एंड बार्ले ग्रू अबाउट 8000 ईयर्स अगो, यानी 8000 साल पहले किसकी खेती होती थी, तो ये बार्ले यानी जौ और वीट गेहूं की खेती कहाँ होती थी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखो ये हमने भी दिखाया ना आपको कि कहाँ पर है ये किरथर ये रहा और सुलेमान ये रहा। ठीक है, किरथर और सुलेमान यहीं पर वो जौ उगाया जाता था। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप एक लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि विच एनिमल्स वर रेयर्ड बाय द अर्ली पीपल। जो लोग थे वो कौन सा जानवर पालते थे, प्राचीन लोग कौन से जानवर पालते थे। इसका उत्तर क्या है, शिप गॉट एंड कैटल, भेड़ बकरी और गाय। आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कैसे कैसे दिखते हैं ये लोग, ये जानवर। तो इसमें मैंने फोटो डाल रखा है, देखिए कौन से जानवर हैं, भेड़ बकरी और गाय। ये पाला जाता था, फिर बाद में उन्होंने कुत्ता भी पाला था। ठीक है, तो इनसे वो लोग मीट का यूज करते थे और कुत्ते को रखवाली करवाया करते थे। आगे आते हैं, क्या लिखा है, वेयर आर गारो हिल्स लोकेटेड। कौन सा क्वेश्चन लिखा है ये, अगला क्वेश्चन लिखा है 9th वाला कि वेयर आर गारो हिल्स लोकेटेड, यानी गारो की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, आज गारो की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं। तो आगे आते हैं इसके आंसर पर। इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है गारो पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, द गारो हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ कहाँ पर है ये दोनों पहाड़ियां आज हमारे भारत में। देखिए ये हमारे पास इंडिया था ये, ठीक है, इंडिया का मैप है ये। तो आपको पता है गारो पहाड़ी यहाँ पड़ता है, तो ये रहा गारो पहाड़ियां, इंग्लिश में भी आप देख लो ये यहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है। ये जो हिस्सा है इसको 7 बहनें कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 स्टेट आते हैं तो वो 7 बहनें कहते हैं, वहीं पर ये गारो हिल्स पड़ता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट लिखा है वेयर आर विंध्यास लोकेटेड, यानी कि विंध्य पर्वत कहाँ स्थित है, विंध्य के जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है। विंध्यास आर लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया। विंध्य पर्वत जो है भारत मध्य भारत में स्थित है, यानी सेंटर में है ये। इंडिया कहाँ पर है ये, तो सेंटर में है ये। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पड़ता है ये। आप इस फोटो में खुद देखिए कहाँ पर, एकदम सेंटर में है ये, इंडिया के जस्ट सेंटर में है ये। कहाँ पर है ये, तो देखो ये रहा विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये किस कहाँ पड़ता है, तो ये एकदम सेंटर में पड़ता है भारत के।
आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज डेवलप्ड इन विंध्यास एंड गारो हिल्स। विंध्य और गारो पहाड़ियों में क्या विकसित हुआ, ठीक है, कहाँ क्या विकसित हुआ, तो एग्रीकल्चर वाज डेवलप इन विंध्यास एंड गारो हिल्स। इसका आंसर क्या होगा, तो विंध्य और गारो पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ, है ना, यहाँ पर भी क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था, कृषि स्टार्ट हो गई थी। कृषि मतलब क्या होता है, तो एग्रीकल्चर यानी कि खेती स्टार्ट हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 12वां क्वेश्चन है। लिखा है गिव द नेम ऑफ प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। वे स्थान के नाम बताओ जहां पर सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो इसका आंसर होगा द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे पहले ये विंध्या में उगाया गया था ना, विंध्या जो पहाड़ियां थी उनके नॉर्थ में उगाया गया था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये। इसका आंसर पढ़ते हैं हिंदी में। वे स्थान जहां चावल सबसे पहले उगाया गया था वो कौन सा है, तो विंध्य के उत्तर में है। अभी हमने आपको मैप में दिखाया था वही विंध्य है और उसके उत्तर में उसको उगाया गया था सबसे पहले चावल की खेती इंडिया में। ठीक है, अगर इंडिया की बाहर बात करते हैं तो वो चाइना आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है कि 13 इज द रिवर सोन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। क्या सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सहायक नदी होता क्या है। ठीक है, कई बच्चों को नहीं पता है और कई बच्चों को पता है कि ट्रिब्यूटरी क्या होता है। तो मैं आपको ये मैप से क्या फोटोज दिखा देता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर गारो हिल्स है, ये हमने देख ही लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमने सब पढ़ लिया है। देखो ये है हमारा ट्रिब्यूटरी के बारे में। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो नदी आई थी, जो मेन नदी आ रही है, कौन सी नदी है, मेन नदी है, गंगा नदी है। ठीक है, इसको लिख देते हैं गंगा, GAGNA, गंगा हो गया। और ये जो पतली से जो नदी आ रही है, कौन सी नदी है, सोन है ना, सोन नदी आके इसमें मिल जा रही है। तो जो नदी पतली नदी बड़ी नदी में आके मिल जाती है उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, यानी सहायक नदी बोलते हैं। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर मेन नदी कौन सी थी, गंगा थी, और उसमें सोन आके से मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं सहायक नदी। इंग्लिश में इसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है क्या ट्रिब्यूटरी है, तो हाँ बिल्कुल है। मैं आपको फोटो में भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से है ये। देखिए यहाँ पर आपके बुक में है ये सब बना, आप देखिए। देखो गंगा नदी कुछ इस तरह से आ रही थी, ये गंगा नदी आ रही थी। ठीक है, ये नदी आई लेकिन सोन नदी उसमें क्या उसमें मिल जाती है। ठीक है, आपको समझ में आया इतना बात। देखिए यहाँ पर भी बताया था इंग्लिश में, ये गंगा नदी कुछ इस तरह से हमारे पास आई थी लेकिन सोन नदी उसमें आगे से मिल जाती है और फिर आगे की ओर से बढ़ते हैं ये दो नदियां आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, जो सोन है वो ट्रिब्यूटरी है गंगा की। हमने समझा दिया आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द साउथ ऑफ गंगा कॉल्ड। ठीक है, गंगा के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है, तो गंगा के दक्षिण भाग को मगध कहा जाता है। मगध, आपने बुक पढ़ा हो तो पता होगा कि मगध एक बहुत ज्यादा पावरफुल राज्य बना था जहां पर बहुत पावरफुल राजा रहा करते थे। ठीक है, तो गंगा के दक्षिण भाग को मगध कहा जाता था, जिसमें से काफी सारे राजा यहाँ पर आए थे, जिसमें से एक अशोक भी थे। आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ है कि व्हाई वाज मगध फेमस। ठीक है, मगध फेमस क्यों था, इतना प्रसिद्ध क्यों था, तो इसका आंसर पढ़ते हैं। मगध वाज फेमस बिकॉज इट्स रूलर्स वर पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। देखो मैंने अभी इसका आंसर बताया ना कि मगध इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इसके शासक शक्तिशाली थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था जो कि किसी और ने नहीं किया था, इन राजाओं ने किया था। तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। ठीक है, आगे आते हैं। विच लैंग्वेज वर यूज वर फॉर राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट। तो वो उस जमाने में जो लिखा जाता था वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता था, है ना। लिखा है पांडुलिपि लिखने के लिए किन भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल हुआ था। इसका आंसर में देखो लिखा हुआ है कि संस्कृत, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज वर यूज फॉर राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपियां लिखने के लिए संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इनका यूज हुआ था। आगे आते हैं तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैन्युस्क्रिप्ट में, बताया तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, यानी हाथों से लिखा जो लेख होता है उसी को पांडुलिपि कहते हैं। ये आपके फोटो क्या कहते हैं बुक में बना होगा। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बुक में है या आपके।
देखिए ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये नीचे वाला बना हुआ है, ये हिस्सा जो है इसको पांडुलिपि बोलते हैं, जो कि इसको ये कौन सी लैंग्वेज में है, तो संस्कृत लैंग्वेज में है। और ये लिया कहाँ जाता था, जो पेड़ को ऐसे छील कर जो उसकी छाल होती है उसी पर लिखा जाता था। ठीक है, तो जो बच पाया तो हमारे पास है, बाकी तो कुछ कीड़े मकोड़े खा के खत्म कर दिए तो अब नहीं बचा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेम टू वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, यानी दो शब्द बताइए जो हम अक्सर अपने देश के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो ऐसे शब्द हैं जो हम अक्सर अपने देश के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है इंडिया और भारत। ठीक है, इंडिया और भारत इस्तेमाल करते हैं, इंडिया और भारत इसी का नाम है, अपने देश का नाम है ये। नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट डू स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ, लिपियां किसकी बनी होती हैं, है ना, किसकी लिपियां बनी होती थी, तो स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ ओके, क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट डू स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ, यानी लिपियां किससे बनी होती है। ठीक है, तो लिखा है इसका आंसर, स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन। लिपियां जो थी वो अक्षरों या चिन्हों की बनी होती थी। ठीक है, किससे बनी होती थी, अक्षरों की। जैसे हम लोग लिखा है ये, तो देखो ये हम जो लिखे हैं प्रश्न 18, यहाँ पर क्या है, अक्षर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है, अक्षर है ये। तो यहाँ वैसे ही उस जमाने में कैसे लिखते थे वो लोग, तो अक्षरों से या कोई साइन बना होता था। ठीक है, जैसे कि वो ऐसे लिखते थे, ऐसे करते थे, इसका कुछ मतलब होता था, उसका कुछ साइन होता था। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं ये, तो यहाँ पर चिन्ह बने होते थे या अक्षर लिखे होते थे। ठीक है, या तो लेटर था या साइन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रोसेटा टाउन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, वेयर इज रोसेटा टाउन लोकेटेड, रोसेटा शहर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, मिस्र में। ठीक है, कहाँ पर है ये, इन इजिप्ट। इजिप्ट में एक शहर है, वहीं पर ये स्थित है। अब इसके बारे में क्यों बताया गया है, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि इंडिया और रोसेटा शहर में लोग व्यापार किया करते थे। ठीक है, ट्रेड किया करते थे, अपना सामान उधर बेचना, वहां का सामान यहाँ पे बेचना। देखिए कुछ इस तरह से वो पानी के रास्ते आया करते थे इंडिया में, या जमीन के रास्ते जाया करते थे, दोनों रास्ते थे वहां पर। समझ में आया ये, तो पानी के रास्ते तो बहुत कम आते थे, है ना, लेकिन जमीन के रास्ते कुछ ज्यादा जाते थे। देखा है तो उस जमाने में तो ये पानी के रास्ता कुछ को पता भी नहीं था। ठीक है, जमीन के रास्ते ही ज्यादातर आया जाया करते थे। ओके, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वेयर वॉज द इंस्क्राइब स्टोन फाउंड, उत्कीर्ण पत्थर कहाँ पाया गया था। अब कई बच्चे उत्कीर्ण पत्थर नहीं जानते कि होता क्या है ना, इंस्क्राइब स्टोन क्या होता है। देखिए आप लोगों ने अपने घरों में, अपने आसपास ऐसे पत्थर देखे होंगे, डिजाइन ऐसे बना होता है। देखिए मैम यहाँ पर डिजाइन को देख रही हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनाते हैं, तो ये बनाते हैं यहाँ पर, जब ये गीली होती है तो इसको मार देते हैं किसी भी लकड़ी से, जिससे छप जाता है। ठीक है, जब ये पत्थर गीला होता है तो इसको किसी भी ठोस यानी सॉलिड चीज से मार देते हैं, वो दब जाता है और ये बन जाता है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको इंस्क्राइब कहते हैं। यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, इंस्क्राइब स्टोन फाउंड, तो ये कहाँ पे मिला है, उत्कीर्ण पत्थर मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित रोसेटा नामक शहर में पाया गया था। तो देखो रोसेटा, मैंने अभी आपको इसको क्वेश्चन बताया था कहाँ मिला था, ये इजिप्ट में। इंस्क्राइब स्टोन वाज फाउंड इन रोसेटा अ टाउन ऑन नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट में मिला था ये, और वैसे यहाँ पर भी मिला था इंडिया में। तो हमें पता चलता है कि दोनों देशों में क्या होता था, तो व्यापार होता था। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी मिला है ये, और यहाँ इंडिया में मिला है। तो हमें इससे क्या पता चला, आज के साइंटिस्टों को पता चल गया कि भारत के लोग वहां पर जाके क्या क्या करते थे, तो व्यापार किया करते थे। समझ में आया इतना। ओके, इसको हम कलर ले लेते हैं, थोड़ा पतला कर देते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन पर, क्या लिखा है, वेयर वॉज, हमने पढ़ लिया क्वेश्चन 21 पे आते हैं। लिखा है इन विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट वर इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन इंस्क्राइब स्टोन ऑन विच वॉज फाउंड इन रोसेटा। रोसेटा में पाए गए उत्कीर्ण पत्थर कौन सी भाषा और लिपियों में अभिलेख लिखे गए हैं। तो जो रोसेटा में हमें मिला है पत्थर, उसमें कौन सी भाषा का यूज किया गया है, तो इसका आंसर होगा ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ इजिप्शियन, ग्रीक लैंग्वेज और मिस्र के 2 रूप। ठीक है, तो वहां पर ये भाषाएं यूज की गई रोसेटा में। व्हाट आर द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द अंडमान आइसलैंड, क्वेश्चन क्या लिखा है, अंडमान द्वीप समूह के लोग क्या व्यवसाय करते हैं। तो अंडमान कहां पर है, अभी हम इसको फोटो में देख लेते हैं।
देखिए ये इंडिया है ये, ठीक है, और इंडिया में जो ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं अंडमान निकोबार, और यहाँ पर कौन सी जॉब होती है वो हमें पढ़ना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ अंडमान आइसलैंड्स आर इंगेज इन फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अंडमान द्वीप समूह के लोग मछली पकड़ने, शिकार करने और वन उपज इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या करते हैं तो मैं इसको समझा देता हूँ। वो मछली पकड़ते हैं, मछली तो आप जानते ही हैं, उसके बाद वो शिकार करते हैं और वन उपज यानी कि जो जंगलों से मिलता है वो उसको इकट्ठा करके अपना लाइफ को चलाते हैं, अपना लाइफ जीते हैं। देखते हैं इसमें फोटो है तो ये तो नहीं है। अंडमान हमने देख लिया, अंडमान यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा है 23 नंबर पे, पुरातत्वविदों की खुदाई के दौरान कौन कौन सी चीजें मिली है। नेम द थिंग्स दैट वर आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। तो आज के जो लोग थे उन्होंने, आज के जो साइंटिस्ट है उन्होंने जमीन को खोदा यहाँ पर, और उन लोगों को क्या क्या चीजें मिली है तो इसका आंसर पढ़ते हैं। देखो उनको मिली है टूल्स, यहाँ पे क्या लिखा है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पुरानी चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, समझ में आया, जो पुरानी चीजों के बारे में, कोई वस्तुओं के बारे में है ना, कोई टूल्स हो गया, टूल्स कोई औजार, पोर्ट्स, इनके बारे में जो पढ़ाई करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उनको ये सब मिला है। पैंस मिले हैं, पैंस मतलब होता है जिसमें वो अपने खाना बनाते थे। कॉइन्स मिले हैं, ऑर्नामेंट होता है आभूषण जो पहनते थे वो, जो ज्वेलरी ड्यूरिंग द एक्सकवेशन। ठीक है, पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान औजार, बर्तन, हथियार, धूपदान, सिक्के और आभूषण मिले हैं। आगे आते हैं, व्हाट वाज द जॉब ऑफ रिलीजियस टीचर। तो उस जमाने में जो टीचर्स थे जैसे कि बाबा लोग थे वो क्या काम किया करते थे। इसके क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा हुआ है धार्मिक शिक्षकों का क्या काम था। तो धार्मिक जो शिक्षक थे वो क्या काम करते थे, तो धार्मिक शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रास्ते में मिलने वाले लोगों का शिक्षा और सलाह देते थे। रिलीजियस टीचर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस टू द पीपल हु दे मेट ऑन वे। तो जो रास्ते में मिलते थे, जो इधर उधर जाकर भिक्षा मांगकर लाइफ काटते थे, और जो भी इनको रास्ते में मिलता था उन्हीं को वो उपदेश देकर और वो अपना जीवन जीते थे। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हमने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है वो लघु प्रकार के उत्तर है, यानी कि थोड़े और बड़े क्वेश्चन हैं जो हम अगली वीडियो में आपको दिखा देंगे, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो को समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।